नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले एस्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। क्योंकि दोस्तों आज जो टॉपिक हम सब कवर करेंगे, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 50 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। शिक्षण कला की बात करें अगर हम सब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अदर स्किल्स है जिसमें आपके ईवीएस से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो मैथ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम सब जीएस से बात करें तो जीएस से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अन्य दक्षता से। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शिक्षण कला से। सबसे पहले आप टॉपिक जानते रहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जिसमें हम सब आपका 50 नंबर पक्का करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप एस्टेट में 75 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। सिर्फ 75 नंबर जरूरी है, जिसमें से अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, 50 नंबर आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। आप पे कोई क्वेश्चन रटने का प्रयास नहीं करिए। आप कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्यों हम पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता है। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्योंकि जो आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उसकी आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें लैंग्वेज का ही खेल होता है। बच्चे के बारे में पूछा जाता है, इसमें जो बच्चा होता है हर समय सेंटर में होता है। यह भी आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। हम चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अब देखिए, अधिगम के बारे में अगर आपने कुछ पॉइंट जान गए तो आपको हर समय काम देगा। जैसे अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। इसकी गति तेज या धीम हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है। इसके बारे में आप जानते रहिए। अब आप ऑप्शन देखिए, किशोरावस्था से मृत्यु तक नहीं दोस्तों, किशोरावस्था से नहीं, बाल्यावस्था से वृद्धि तक, रौसावस्था से वयस्क तक, या फिर पालने से कब्र तक। इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। पालने से कब्र तक जो अधिगम की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जन्म से लेकर कब्र तक आपकी चलती रहती है। इसकी सीखने की प्रक्रिया जो अधिगम की प्रक्रिया है, यह धीम तेज हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है, अस्थायी रूप से रुकता नहीं है। इसको आप जानते रहिए। अधिगम के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यही कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपर्युक्त क्रिया है। क्या है दोस्तों? कला है, वाद विवाद है, क्विज है, परियोजना कार्य है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा किसके बारे में? सहयोग और दल भावना विकसित करनी होती। क्या करेंगे? परियोजना कार्य कराएंगे। तो इसमें ऐसे विकास होंगे। किसका? सहयोग और दल भावना विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? आप कला कराएंगे, वाद विवाद कराएंगे, या फिर क्विज कराएंगे, परियोजना, कोई परियोजना से संबंधित जब आप कराएंगे तो बच्चों में सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण में शिक्षक है, क्या है दोस्तों? स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, अंतः आश्रित चर है, या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षक में दोस्तों, जब आप एक टीचर हैं, आप सोचिए आप कैसे चीज़ क्या है। आप स्वतंत्र रहते हैं, या फिर आश्रित से किसी आश्रित रहते हैं, या फिर अंतः आश्रित रहते हैं, या सिर्फ सभी रहते हैं? आप कहेंगे स्वतंत्र रहते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप किसी को, आप अगर एक शिक्षक हैं तो शिक्षक आश्रित नहीं होते हैं। आप स्वतंत्र होते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। क्या करता है दोस्तों? संपूर्ण विकास करता है, अन्यधिक क्रिया करता है, रुचिक्षय होना, या फिर पारस्परिक क्रिया विहीन होना। इसमें जो बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। क्या करता है? तो ऑप्शन इसमें संपूर्ण विकास, ऑप्शन ए सही है। इसमें जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और भी चीज़ों को समर्थन करता है। कौन कौन से आप जानते रहे, जैसे लचीला पाठ्यक्रम हो, बच्चे के हिसाब से पाठ्यक्रम रखना चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, शिक्षण के विधिक तरीके हो सही होने चाहिए, समय सही होना चाहिए, इन सबका ध्यान आपको देना चाहिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे करें। प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है। क्या नाम है? कार्य योजना है, उद्देश्य है, नीति है, नियम है।
प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य का क्या नाम है, अन्य क्या नाम है? तो ऑप्शन आप इसमें कहेंगे उद्देश्य, इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन है आपके पास केल्डवेल कुक ने कहा है, पियाजे ने कहा है, थांडाइक ने कहा है, मांटेसरी ने कहा है। इस दोस्तों खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि खेल के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे फर्स्ट केल्डवेल कुक ने कहा है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है, क्या देन है? परियोजना विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, दलगत विधि में, या फिर सम्मिश्रित विधि में? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी ह्यूरिस्टिक विधि में। तो ह्यूरिस्टिक विधि इज करेक्ट आंसर। ह्यूरिस्टिक के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए। देखिए आपको हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसके जो की पॉइंट है, की पॉइंट को बताएंगे। अगर आप उसको समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इसे घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिए, अगर कोई भी आपके ऑप्शन में आपको ह्यूरिस्टिक विधि दिख गया, अगर आप ह्यूरिस्टिक के बारे में जान रहे हैं तो उस ऑप्शन को आप सही कर जाएंगे। तो आपको हम यही चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको हम हर चीज़ नहीं बताएंगे। जैसे परियोजना विधि, परियोजना तो आप जान ही रहेंगे। देखिए ह्यूरिस्टिक विधि जो होता है ये खोजपूर्ण होता है, यह तो खोज आधारित विधि होता है। जो खोज आधारित विधि है आप उसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं, खोजपूर्ण दृष्टि से है। तो आप ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में जानते रहिए। यह क्या है? स्वयं खोजपूर्ण। जब बच्चा अपने से स्वयं से खोज कर कोई चीज़ सीखता है तो वही आपका ह्यूरिस्टिक विधि कहलाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है, खाली जगह के लिए, किसके लिए दोस्तों? विज्ञान है, गणित है, इतिहास है, भूगोल है। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है, किसके लिए अनुकूल है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतिहास के लिए अनुकूल है। दोस्तों जो नाटक होता है और भूमिका निर्वाह किसके अनुकूल है? वो तो नाटक है, विज्ञान का नहीं है दोस्तों, गणित का नहीं, भूगोल का नहीं, इसमें इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, क्या होता है दोस्तों? समान उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से, या फिर शिक्षण बिंदु से। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देश्य कथन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, क्या दोस्तों? रूसो का कथन था, पिस्तोलाजी का था, या फिर फ्रोबल का था, मांटेसरी का था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, एक वीडियो आप सबके लिए हम लाएंगे जिसमें कथन ही बताएंगे कौन से मनोवैज्ञानिक का क्या कथन था। इसमें सी फ्रोबल का था। वृत्त गोल के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक चर्चा की है? तो फ्रोबल ने किया था। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया? देखिए इसका क्यू पॉइंट तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या है। क्या गैर प्रासंगिकरण है, संगठन है, वर्गीकरण है, वैचारिकता है? जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उस दौरान कौन सा पॉइंट हमको योगदान नहीं देगा सीखने के लिए? अधिगम मतलब सीखना ही होता है, तो उस कौन योगदान नहीं देगा? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगी गैर प्रासंगिकरण है दोस्तों। गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है। गैर प्रासंगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगम के संदर्भ या प्रसंग से अलग माना जाता है। किसके दोस्तों? अधिगम को संदर्भ या प्रसंग से अलग माना जाता है, इसलिए यह अर्थपूर्ण नहीं है। और यही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन है पहला, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना, ये कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसमें किसकी बात करें? स्थूल गतिक कौशल। अब देखिए स्थूल गतिक कौशल के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं स्थूल गतिक कौशल होता क्या है। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं। इसमें जो राइट आंसर, पहले राइट आंसर तैरना। स्थूल गतिक कौशल क्या है दोस्तों? इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका सी, ऑप्शन सी है तैरना। तैरना एक प्रकार का स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल वे हैं कौन से दोस्तों? जैसे जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्य को करने के लिए बड़े मांसपेशी समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए तैरना भी स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। जिसमें मतलब ज़्यादा बल लगे, मांसपेशियों को घसीट के चलाने का प्रयास करें, तो वही आपका स्थूल गतिक कौशल होता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
भौतिक वृद्धि और विकास के खाली जगह हैं और फिर खाली जगह सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। इसके बाद सेकंड है एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। सही ऑप्शन है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर, या फिर लास्ट है समीपस्थ अवरोही और शीर्षगामी आंतरिक से बाहर। देखिए भौतिक वृद्धि विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के सब सिद्धांतों का पालन करता है। क्या करता है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। एकीकरण जो कि सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल की तरफ सिद्धांतों का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि है किसके लिए? शिक्षण की बात करें, शिक्षण किस विधि में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे सरल होगा? तो आप इसी खुद से ऐसे क्वेश्चन जब आप खुद से सोचने का प्रयास करिए। क्या व्याख्यान से होगा? आप सिर्फ आकर लेक्चर दीजिए, बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे? कहेंगे बच्चे सीखेंगे तो क्या सबसे बढ़िया है? आप कहेंगे नहीं, सबसे बढ़िया नहीं है। चर्चा विधि ये तो बढ़िया विधि है, चर्चा विधि तो बच्चे चर्चा करेंगे अच्छे से सीखेंगे, लेकिन इसमें शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि भी से इसमें देखिए सभी ऑप्शन सही। आपको इसीलिए बोला ना कि हमने बोला कि आप इसके लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए, कैसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के लैंग्वेज से पूछता है। इसमें देखिए प्रदर्शन विधि, जब कोई चीज़ बच्चों को दिखा के आप सिखाएंगे तब बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगर आप उसे सिर्फ लेक्चर देंगे क्या अच्छे से सीखेगा? नहीं। अगर आप उसे कोई चीज़ दिखा दें, पहले आप उसे डिस्प्ले पे विजुअल करा दें, बच्चा देख ले, फिर जब वह सीखेगा तो वह बहुत अच्छे से सीखेगा। इसलिए जो सबसे अच्छी विधि है तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, प्रदर्शन विधि। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है दोस्तों। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। जिसे क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन जब आपको जवाब लगे कि असमंजस है तो आप उस जवाब को पहले काट दीजिए जो नहीं हो सकते। जैसे इसमें प्रतिस्पर्धा की बात करें, बच्चों में आप प्रतिद्वंदिता थोड़ी कराना है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सब बात करें छात्र में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, सिर्फ बच्चों को कहिए खुद से ही पढ़ते रहें, आप कुछ ना बताइए, अपने से ही पढ़ो, अपने से पढ़ो, या सही है? आप कहेंगे नहीं। छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा, इसमें ये दोनों ऑप्शन एक ही है। छात्रों को जानकारी प्रदान, सिर्फ जानकारी प्रदान करना नहीं, सिर्फ जानकारी आप बच्चों को दे देंगे तो यह नहीं है। छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी दोनों ऑप्शन ए बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि आपको उस ऑप्शन को चुनना है जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो। सही तो सब है, लेकिन जिसे छात्रों को आप कहेंगे छात्रों को जानकारी प्रदान करेंगे, बच्चा अच्छे से सीखेगा ही, ठीक है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। हो सकता है कि और भी कोई ऑप्शन रहा हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें बी ही मानेंगे। बी सी दोनों सही है तो अब इसमें बी ही मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने से सीखने के लिए प्रेरित करना, यह हो सकता है। ऑप्शन हम क्लियर नहीं बता रहे हैं कि यही ऑप्शन होगा, इसमें अगर और भी कोई ऑप्शन हो वह हो सकता है, लेकिन अगर वह नहीं हो रहा है तो फिर आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कहीं। पाठ्य पुस्तक किसके उपयोग में होती है? आप कहेंगे इससे टीचर भी सीखता है, बच्चा भी सीखता है, तो दोनों लोग सीखते हैं, दोनों को मार्गदर्शन का काम करते हैं, तो इसलिए इसमें राइट आंसर इसमें ए और बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? ऑप्शन है पहला एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, सेकंड ऑप्शन है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, या फिर लास्ट ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। देखिए सबसे पुराना पुस्तकालय आपके हमने अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें 2 प्रीवियस ईयर में हमको यही सेम क्वेश्चन यही मिल गया था, ऑप्शन भी यही थे, इसलिए हमने बताया ना कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, ये सबसे पुराना है पुस्तकालय है।
इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना की अगर हम सब बात करें तो 1948 में हुआ था। और किसके अधिनियम के तहत? 1948 के पारित अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हुआ था। तो स्थापना आप जानते रहिए 1948 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, कैसा प्रकृति है? वैज्ञानिक है, कलात्मक है, ए और बी दोनों है, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? इसमें ए सही है, वैज्ञानिक है। शिक्षक की प्रभावशीलता की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि? किसकी बात करें? शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्यों कहा गया है ऐसा? वह छात्रों की मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त हैं। आप कहेंगे देखिए ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वह सिर्फ शिक्षक ही महान देशभक्त होता है? आप कहेंगे नहीं। ये ऑप्शन आप देखिए, यह एक ऑप्शन आपने गलत किया, यह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वह छात्र को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही है, ये दोनों कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसा निभाता है? सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसा भूमिका निभाता है? ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। सलाहकार आप नहीं बनेंगे, बच्चों को सलाह देंगे। सहभागी नहीं, सहायता करेंगे, आप बच्चों के एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे। पाढ़ देंगे। पाढ़ आप जानते होंगे कि पाढ़ देना क्या होता है? पाढ़ देना होता है, आपको पाढ़ के बारे में बता दें, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है पाढ़ के बारे में। पाढ़ देना होता है जब ये कोई बच्चा कुछ बताने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा बहुत बता ले रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है, लास्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, अपने आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा लाइन बता ले गया, लास्ट में वो भूल जा रहा है, आप उसे थोड़ा सा सहायता दे देंगे तो अपने आंसर पे पहुंच जाएगा। यही होता है पाढ़ देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अच्छे मूल्यांकन में होता है, क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठता होता है, वैधता होता है, पक्षपात होता है, या फिर उपरोक्त सभी? अच्छे मूल्यांकन क्या होता है? जो कहीं आप कहेंगे अच्छा मूल्यांकन आप कब मानेंगे? अब वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, पक्षपात नहीं है, जिसमें पक्षपात होगा वह अच्छा मूल्यांकन है नहीं, जिसमें वैध हो, जिसमें वैधता हो, वही आपका अच्छा मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन के प्रकार नहीं है? कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलात्मक, या फिर सीसी? किसकी बात करें? मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद विवाद नहीं है दोस्तों। बाकी निर्माणात्मक, संकलात्मक, CCE यह भी आपका है। तो CC मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, आप जानते रहिए, यह भी आपका है। तो इसमें जो वाद विवाद है वह आपका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, उपयुक्त सभी से। तो मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं? किससे बात करें? पाठचर्या से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वितरित विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, यह शिक्षकों की वितरित विकास से संबंधित है, पाठचर्या से संबंधित नहीं है। जो गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम भाग है, किसका भाग है? शिक्षण का है, पाठचर्या का है, वर्ग कक्षा का है, समाज का है? किसका दोस्तों? ये आप कहेंगे पाठचर्या। पाठ्यक्रम भाग है, किसका भाग है? पाठचर्या का भाग है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन है, करें मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? देखिए मैस्लो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको हम मैस्लो की एक पूरी क्लास लाएंगे, आपको परसों नरसों आपके लिए पूरा मैस्लो की क्लास ही लाएंगे, जिसमें मैस्लो के बारे में बताएंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इससे निष्कर्ष निकलता है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन देखते हैं,
मैस्लो ने क्या 3 वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 6 वर्गों में? तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, 6 वर्गों में बांटा है। मैस्लो ने कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है, इसलिए ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। 5 स्तर हैं, 6 वर्ग है, ये भी आप जानते रहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी का, लड़का का केवल, लड़की का केवल, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें केवल लग गया, अगर केवल लग गया तो ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। सिर्फ केवल लड़के नहीं, आप कहेंगे जीवित प्राणी, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। सेम देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन हमने अब तक 3 सेट में हल करा चुके, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या फिर जातिगत अनुभव? इनमें से शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका नहीं अदा करता। कौन दोस्तों नहीं करता? आप कहेंगे इसमें जात से कोई मतलब नहीं है, जातिगत अनुभव से कोई मतलब नहीं। अगर जात का अनुभव है तो वो गलत हो जाएगा, यह नहीं करता। अब बाकी सभी करते हैं, पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, यह सब सही है। ये आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपरोक्त सभी। जो मॉडल आयामी शिक्षण सामग्री है दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी। यह सभी दोस्तों आयामी शिक्षण की सामग्रियां हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है क्या है दोस्तों? पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपरोक्त सभी। हैंड ऑन सीखना का अर्थ क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना। हैंड ऑन का सीखना का क्या अर्थ है दोस्तों? जब करके कोई सीखता है तो उसी को हम हैंड्स ऑन सीखना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट आंसर। आप ये भी जानते रहे जॉन डेवी के बारे में, हैंड ऑन सीखना, करके सीखना का तात्पर्य यह है कि जब हम वास्तविक में गतिविधि करते हैं, जब हम कोई गतिविधि के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं तो वही हमको हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ होता है। अब सबसे पहले इसे किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, यह भी आप जानते रहिए। आइए हम सब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सब 30 क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, और आपको हम अच्छे से बताने का प्रयास करें। हम अपने आप और इम्प्रूव करेंगे और बढ़िया से बढ़िया आपको क्लासें लाएंगे। आप सपोर्ट जरूर करिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्लास के बारे में बताइए, क्लास कैसी चल रही है, कैसे, और आपको और कैसी क्लासेस चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, और हम ताकि अपने आप में हम इम्प्रूव ला सकें। आइए हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्या बात करें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक किसने कहा था? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? यह भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। आपके एग्जाम में अभी तक 2 सेट में हमको ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिला, कायल को, शिमला को, मनाली को, फिर खजियार को। तो आप कहेंगे फिर खजियार को दोस्तों, भारत का निम्नलिखित किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किसी खजियार को। अब खजियार है कहाँ, आप इसे भी जानते रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पूछ ले किसी जगह है, किस राज्य में है। खजियार भारत के कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में? सांबा जिले में है। कहाँ पे? आपके हिमाचल प्रदेश में है। और किस जगह है, किस जिले में? चंबा में है। इसको भी आप जानते रहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें जो है आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन जीएस से, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, मैथ से। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो ईवीएस से। अगला जो क्वेश्चन है, पी शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपात में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? व्यय के लाभ को, कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, कमाई के लाभ, या फिर अनुमान के लिए अंतिम। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, प्राइस टू अर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था। देखिए, एक चौकीदारी विरोधी अभियान था या किस अभियान के तहत ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक नमक कानून था, नमक बनाकर विरोध व्यक्त कर रहे थे, उसके साथ एक और कौन से कानून का विरोध किया गया था। अगले जो आपका स्टेटमेंट में पूछा गया था, यह पूछा गया था, तो वह था चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। जब नमक कर के विरोध किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उसी समय चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। अगले जो आपके सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था, इसमें अब पूछा गया कहाँ पे किया गया था। चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था। बिहार और बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु संयुक्त प्रांत। इसमें ए बिहार और बंगाल में दोस्तों ऑप्शन ए सही है। आप दो चीज़ जानते रहे। इसके साथ एक और कर का विरोध हुआ था, चौकीदारी कर के साथ एक और कर था, क्या था आपका, था नमक कानून के विरोध था। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित आधिकारिक भाषाएं भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले हमने सेट में सॉल्व कराया था दल बदल विरोधी कानून। दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है मिलान कहना है। आपको मिलान करके बता देते हैं। स्तंभ को बी से मिलान कहना है। यहाँ पर जीरा है, कील की तरह दिखता है, उसकी विशेषता आपको बताना है। जिसे क्या जीरा कील की तरह दिखता, आप कहेंगे नहीं, जीरा तो कील की तरह नहीं दिखता। जीरा कैसा होता है, क्या दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है। एक NCERT में है, कविता है, कौन कहाँ से आया जी, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 10 लाइन की कविता है, एक बार आप पढ़ लेंगे जान जाएंगे कौन सी सब्जी किस जगह से आई है, कौन कहाँ से आया है जी। NCERT में अगर हमसे बात करें, EVS में है, EVS में 3 या 4 की NCERT में है, कौन कहाँ से आया जी। नहीं तो उसका हम इसी के जो है कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे, उसका एक जो स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यही दिन दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति, उसे आप जानते रहेंगे तो आपको पता हो जाता है ना कि यह कौन सी सब्जी किस जगह से आई है। पीले रंग का, क्या जीरा पीले रंग का होता है, नहीं। जीरा कैसा होता है, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। केसर कैसा होता है, क्या पीले रंग का होता है, या फिर दक्षिण अमेरिका से आया है, या फिर कील की तरह होता है, नहीं, आप कहेंगे पीले रंग का होता है। मिर्च कैसा होता है, मिर्च आप कहेंगे, देखिए लौंग बचा है, मिर्च बचा है, कील की तरह क्या दिखता है, आप कहेंगे कील की तरह तो दोस्तों लौंग दिखता है। इसमें चला जाएगा बचा एक, मिर्च जो है कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कौन से हैं। बंगाल की खाड़ी, अगर हम सब मैप में बात करें, आपका भारत हो गया, यही आपका बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से राज्य सटे हुए हैं, क्या तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है। तो आप कहेंगे जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा आपके बंगाल के खाड़ी के तटवर्ती राज्य है। कौन सा, तटवर्ती। केरल तो है नहीं, कर्नाटक भी है नहीं, तेलंगाना नहीं है। आप एक क्वेश्चन का कमेंट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दीजिए कि तेलंगाना राज्य कब बना था, किस राज्य से टूट के बना था, किस सन में बना था। बंगाल के खाड़ी तटवर्ती राज्यों की अगर हम सब बात करें तो जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, पौंडीचेरी आता है, अंडमान निकोबार आता है। यह सब आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। एकदम NCERT की लाइन है दोस्तों, ये NCERT की लाइन पूछा गया है। कुड़ुक भाषा तुरांग का मतलब क्या है। तुरांग, कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है, इसको आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा है। तुरांग का मतलब होता है जंगल होता है, इसको जानते रहिए आप, वन या जंगल। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगा। आप कहेंगे क्या यह सही है। इसके बाद करें, जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिलाता है कि जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। लास्ट है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में जुड़े रहते हैं।
ऑप्शन है ए बी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी नहीं सही है। 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2007 उन लोगों को अर्थात अनुसूचित जनजातियों, किसको? अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों को वन भूमि में वन अधिकार के कब्जे को मान्यता देता है। आप कोई भी नहीं, अगर आप ही अगर 15 साल से किसी जंगल में रह रहे हैं, आपको मान्यता नहीं मिल जाएगी। किसे मिलेगा दोस्तों? जो अनुसूचित जनजाति हों, आदिवासी हों, कबीले हों, उनको मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन इसमें, इसलिए आपने देखा होगा जो कबीले लोग होते हैं जहाँ पे बस जाते हैं वहाँ से उन्हें कोई नहीं हटा पाता, बहुत बहुत प्रयास करते हैं लोग, नहीं हटा पाते हैं। इसलिए शुरुआत में ही लोग बसने ही नहीं देते हैं कि अगर ये आदमी रह गया 4 से 10 साल रह गया तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए उनको बसने ही नहीं देते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें सी आपका गलत है, ए इज राइट आंसर। इसमें अगर अनुसूचित जनजाति जोड़ा होता तो फिर ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 24 ग्राम ml घनत्व में 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 144 ग्राम, 146 ग्राम, 142 ग्राम, 143 ग्राम। इसमें कहना क्या है दोस्तों? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका घनत्व वाली 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आप 24 गुणे 6 कर दीजिए, 24 गुणे 6 आप कहेंगे 144 ग्राम। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांस्य ब्रांज एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। कांस्य ब्रांज एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन है जिंक और टिन को, टिन और कापर को, कापर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को। किसे पिघलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, टिन और कापर को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 36 से 50 का एक गुणनखंड है? 9 है, 3 है, 11 है, 5 है। इसमें गुणनखंड बताना है आपको कौन है। तो इसमें जो 36 से 50 का एक गुणनखंड है, क्या है दोस्तों? वो 5 है। क्या है? 5 है। 6 3 9 9 5 14, हाँ इसमें 5 है। आपका एक विभाजिता का नियम पता होगा कि ये संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होती है, और जिस संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है, संख्या भी पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 3 से तो हो नहीं रहा, 9 से हो रहा है, 11 से भी नहीं होता। ऑप्शन इसमें एक गुणनखंड है तो 5, ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों जो मैथ का क्वेश्चन है उसे आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। आपको हम तरीका बताएंगे कैसे करना है, आप खुद से करेंगे। मैथ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा से सीखेंगे। इसके बाद है 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 1 मिलियन को, 1 बिलियन को, 10 करोड़ को, 1 करोड़ को। 100 लाख किसकी बात करें? 100 लाख किससे जाना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ को। इस 100 लाख अगर कहेंगे 1 लाख है, इसे अगर 100,000 है, कितना है? अगर आप ऐसे समझिए, अगर कहेंगे इनके पास 100,000 रुपये है, अगर 100,000 है तो उसके पास कितना है? 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए। सिंपल सी बात है, 1 लाख है। अगर उसके पास 100 लाख है, 100 लाख है तो कितना है? 1 करोड़ रुपए है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन सही है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आपको तरीका बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप उसे प्रयास करिए। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 25 से ग्राम किशमिश या फिर 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए, आप तो चाहें इसे क्या पूछ रहे हैं? मिश्रण से बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, मतलब 36। कितना पैकेट है? 36। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसे जो है इसे आप ग्राम में बदल के जोड़ के आप 36 से भाग दे के कर सकते हैं, या फिर आप
इसको जो है केजी में बदलिए आप, फिर मतलब सेम प्रक्रिया तुम्हारा आपका सेम होगा, लेकिन ऑप्शन किस में पूछा है, ऑप्शन आपका ग्राम में पूछा है, आपको किस में करना होगा, ग्राम। अगर केजी में पूछा होता तो केजी में। 4.8 केजी मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 48 से। थोड़ा सा लिखने में समस्या है दोस्तों, आप समझिएगा, बोल रहे हैं आप उसको समझिए, लिखने में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब इसे जोड़ दीजिए, आप कहेंगे 0 आया, इसके बाद फिर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। 8 5 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो, 4 3 7, 7 1 8 है, लेकिन गलत हो रहा है ना, यहाँ पे इसको नहीं जोड़े हैं, सॉरी। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यहाँ पे इसको 2 हमने छोड़ दिया ना। 8 5 13 यहाँ पे भी छोड़ दिए थे, मतलब 5 को या नीचे लाइन को हमने ध्यान नहीं दिया। 5 5 10, 10 8 18, 18 के 8, हासिल लगा 1, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो हमारे पास कितना मिल गया, 10,008 से ग्राम मिल गया। कितना मिल गया, ग्राम मिल गया। अब इसे हम 36 से भाग दे दीजिए। अब 36 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप खुद से करिए। आप 10,008 से में 36 से भाग दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से करिए इसको। इसके आगे आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। कितने, क्या बात करें, एक वर्ग की भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, मतलब कितना कर दिया जाएगा, 10 कर दिया जाएगा ना, तो क्या अंतर होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, 4 गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा या फिर 3 गुना बढ़ेगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ेगा, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा दुगनी। अगर हम वर्ग की भुजा को दुगना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रूबिन ने कार के से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, 16:50 पे अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, देखिए सिंपल सी बात है कि वह आदमी जो है रूबिन ने 16 मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4:50 अपनी यात्रा शुरू करता है और 21 बजे, 21 का मतलब क्या होता है। अब देखिए आप, अगर इसे हम 12:08 होता है ना, अगर 8 बज रहा है तो उसे हम 20 कहेंगे, 21 8 मतलब 9:15। आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। 15 कितना हो रहा है, 15। अगर 9:15 पे वह यात्रा समाप्त करता है, उसे यात्रा में कितना समय लगेगा। आप इसे चाहे तो सिंपल से तरीक़ा से कर सकते हैं, या फिर आप इसे माइनस कर लीजिए। माइनस करने के लिए आपको, अब देखिए हमने आपको ये समय बता दिया, बाकी आप माइनस करने के लिए आप इसमें माइनस करेंगे तो 21 बजे में से 15, आप इसमें 9 में से आप इसे ऊपर लिखना पड़ेगा। आप इसे भी आप कर सकते हैं 9.15 और 4.50। अब इसे आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे यह घटेगा नहीं, आप कहीं घटेगा नहीं तो फिर क्या होगा, 1 मिनट तो हाँ घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पूरा घंटा जाएगा। यहाँ पे 15 से 50 घटेगा नहीं, यहाँ पूरा घंटा जाएगा। 15 है, 15 कितना बन जाएगा, ये 15 आपका 60 मिनट बनेगा। ये 60 10 70 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 घटाना, ये आप घड़ी के सवाल में ध्यान देना है, 75 हो जाएगा। अब 75 में से 50 गया, आप कहेंगे 25, कितना बचा, यहाँ पे 25 बच गया। और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया था, यहाँ पे 8 हो जाता, 8 में से 4 गए, 4 25 आपका ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। खुद से करने का प्रयास करिए दोस्तों, आप मैथ आप खुद से करेंगे तभी अच्छे से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, करें ग्राम वजन, जिस रीजनिंग से संबंधित सवाल है। जिस प्रकार ग्राम वजन से संबंधित है, सेंटीमीटर किससे होगा, आयतन से, क्षेत्रफल से, आवाज़ से, लंबाई से। कहें जो ऑप्शन नहीं हो सकता पहले आप उसे उड़ा दीजिए, तो कहेंगे आप आवाज़ तो होगा नहीं, आवाज़ कैसे होगा, आवाज़ इसमें गलत हो जाएगा। आयतन भी नहीं होगा,
क्षेत्रफल भी नहीं होगा। सेंटीमीटर से क्या, मीटर सेंटीमीटर, पहले मीटर होगा फिर सेंटीमीटर होगा। यह किसके काम में आता है, लंबाई के काम में आता है, लंबाई को मापने में। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह शब्द चुनें जो समूह से अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता। तेंदुआ, पैंथर, लोमड़ी, शेर। सेम यही क्वेश्चन अगले सेशन में आया था, अगले आपके सेट में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तेंदुआ, शेर, तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी। इसमें जो लोमड़ी है वो लोमड़ी है वही आपका सही हो जाएगा, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 3, 5, 9, 17, 33 तो किस प्रकार संबंधित है इसे आपको बताना है। तो अगर इसमें हम देखेंगे हो क्या रहा है, देखिए 3, 2, 5, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 9, 18 तो 8 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, यहाँ पे क्या होगा 16 हो रहा है। 17 16 17 17 34 तो 16 17 16 33 तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 क्या आ रहा है, 32 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का तरीका आपको बताएंगे, आप खुद से करिए, अपने से करने का प्रयास करिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें हो क्या रहा है, यदि इसमें करें, यदि RS YT S MIC को QGS SGL लिखा जाता है तो म्यूजिक को कैसे लिखा जाता है, इसका पहले हमको संबंध देखना है। संबंध हो क्या रहा है, देखिए R है, यहाँ पे Q है, कुछ मेल खा रहा है, आप कहेंगे हाँ मेल तो जरूर खा रहा है। MNOPQR Q के बाद क्या आ रहा है, R आ रहा है, मतलब -1 हो रहा है। इसके बाद RH का देखिए, आप कहेंगे GH -1, सब में -1 आप यम भी में भी -1 कर लीजिए। यम का -1 क्या होता है, आप कहेंगे यम यन, क्या यम यन, आप कहेंगे यन तो ज़्यादा हो जा रहा है, यल यम, आप कहेंगे यल होगा। 2 ऑप्शन आपके कट जाएगा, 2 ऑप्शन बचा, यही होगा यह होगा। इसका यू का दोस्तों -1 करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे STU तो टी आएगा। टी किस में, ऑप्शन डी में है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके रक्त संबंध से क्वेश्चन है, ब्लड से संबंधित ये क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, आप नोट कर लीजिएगा जरूर। ब्लड से संबंधित ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कह रहे हैं रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है। तो हमें शार्ट आपको अगर बनाएं तो यहाँ बनाते हैं, चलिए यहाँ पे राघव हो गया, क्या रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन क्या है दोस्तों, रीमा है। यहाँ पे रीमा हो गया, ये रघु और बाबू मेल मान लेते हैं, फीमेल है, मान क्या लेते हैं, ये बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा। अगर वो बाबू की बहन है तो फिर रघु की भी होगी। रीमा के पति राजन हैं, जो रीमा है इसके पति कौन है, पति को डबल कर देते हैं, इसके पति राजन हैं, हो गया। रघु की माता, अब जो रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश हैं, अब जो रघु की माता होगी वह आपके बाबू के, और उसके बाद उसकी जो बहन है रीमा के भी होगी। तो रघु के यहाँ पे हम बनाते हैं, रघु की माता लक्ष्मी होगा, यल से कर देते हैं। इसके पति को डबल किंडी कर देते हैं, राजेश हैं, ठीक है। ये आपका फीमेल हो गया, ये आपका मेल हो गया। राजेश हैं, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे राजेश हो गया, यहाँ पे राजन हो गया। अब आप अपने रिलेशन में से इंडिकेट करिए। अगर कोई किसी लड़की के पिताजी और उसके लड़की का आदमी क्या लगेगा, आप कहेंगे यह तो रिश्ता आपका क्या है, चाचा है, दामाद है, ससुर है, चचेरा भाई। पूछ किसका रहा है, राजेश जो है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित, जो राजेश है राजन का क्या लगेगा, आप कहेंगे ससुर लगेगा। हम सब यहाँ पे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, उस क्वेश्चन को हमने सब कवर किए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। हम सब आगे बढ़ते हैं, कल हम सब फिर एक नए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि आपका 10/9/2023 में पूछा गया था, उस पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।